पॉइंट नंबर 25, सेल्स रिलेटेड बोनस स्लैश इंसेंटिव बीइंग ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत मर्तबा कंपनी अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव ऑफर करती है, ठीक है। और ये इंसेंटिव कैलकुलेट होता है ईयर एंड के ऊपर, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये तुम्हारी बैलेंस शीट डेट है, तो एक सेल, अगर मैं सेल्स का स्टाफ हूं, अगर मैं सेल्स स्टाफ हूं, ठीक है, एंड इफ आई एम बीइंग पेड कमीशन ऑन माय सेल्स, तो मैं चाहूंगा कि मैं ईयर एंड पर मैक्सिमम सेल्स लेके जाऊं। उस चक्कर में दो नंबरी क्या हो सकती है, अगर ये 18 है और अगर ये 19 एग्जाम्पल, तो मैं चाहूंगा कि जो एग्रीमेंट्स यहां हो रहे हैं वो भी मैं यहां ले आऊं, ताकि जब सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो मेरा सेल्स कमीशन भी बढ़ेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट आगे जाके क्लियर करूंगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन के कॉन्सेप्ट में कट ऑफ कवर करूंगा। बहरहाल बता देता हूं ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। कट ऑफ ये कहता है, रिपीट करो, कट ऑफ ये कहता है ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो 18 की सेल है वो 18 में रिकॉर्ड होगी, जो 19 की सेल है वो 19 में रिकॉर्ड होगी। 18 की सेल यहां नहीं आएगी और 19 की सेल यहां नहीं आएगी। इस सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करने को मेरा बच्चा हम कहते हैं कट ऑफ। आए बढ़ते हैं जी। सेल्स related bonus slash incentive being offered to employees, there's a risk of sales and debtors being overstated। देखो, अगर सेल्स में बंड होगा, अगर सेल्स में बंड होगा तो डेटर्स में भी तो बंड होगा ना। सिंगल एंट्री थोड़ी करोगे, डबल एंट्री होगी, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। there is a risk of sales and debtors being overstated in the accounts by inaccurate sales cut off। फिर पढ़ रहा हूं, there is a risk of sales and debtors being overstated, overvalued नहीं, overstated, ठीक है, in the accounts by inaccurate sales cut off। आगे चलें, पॉइंट नंबर 26, सब्सिक्वेंट फ्रॉड डिस्कवर्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट आफ्टर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। आपने अक्टूबर नवंबर में अपने सीएफओ को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा था। योर सीएफओ और डायरेक्टर फाइनेंस और हेड ऑफ फाइनेंस हैज बीन फायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। सवाल यहां ये है कि आपने उसको निकाल तो दिया है, लेकिन वो तो फ्रॉड पिछले 5-6 महीने से कर रहा था। ही हैड बीन डूइंग फ्रॉड फॉर द पास्ट 4-5 मंथ्स। इसका मतलब है जो फ्रॉड कर रहा था, जो कर चुका, वो उसका भी तो इंपैक्ट सही करना पड़ेगा आपको। वो अकाउंट्स में है ही नहीं इंपैक्ट, तो वो जो फ्रॉड कर चुका है, आज तो निकाल दिया आपने उसको, लेकिन जो फ्रॉड वो कर चुका है उसको भी आपको अपने अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। आए पढ़ते हैं जी। देयर इज अ रिस्क दैट इफ प्रीवियस फ्रॉड इज नॉट एडजस्टेड, आई रिपीट, देयर इज अ रिस्क दैट इफ प्रीवियस फ्रॉड इज नॉट एडजस्टेड देन अकाउंट्स विल बी मटीरियली मिसस्टेटेड। और से देखें, कुछ जगहों पर हम ऑल्टरनेटिव ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, या तो यूं लिख लें या यूं लिख लें, ठीक है। दोनों का जो मीनिंग है, सेंस है, वो सेम है। देयर इज अ रिस्क दैट इफ फ्रॉड is not adjusted, previous fraud is not adjusted, then accounts will be materially misstated, or say overall ROM in the accounts will increase। इसका एक alternative note कर लें। There is a risk that if the impact of the fraud has not been quantified and corrected in the statement of P&L or any other frauds have not been covered, then the financial statement will be misstated। बात समझ आई है? वो जो उसने 2 नंबरी करी है, अगर हमने उसको अकाउंट्स फॉर नहीं किया, अकॉर्डिंगली P&L बैलेंस शीट को एडजस्ट नहीं किया, तो हमारे अकाउंट्स विल बी मिसलीडिंग। और यहां पर रिस्क ओवरऑल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, ओवरऑल ROMM इन द अकाउंट्स विल इंक्रीज। क्या कहा? ओवरऑल ROMM इन द अकाउंट्स विल इंक्रीज, ठीक है जी। नंबर 27, बहुत सिंपल पॉइंट है, रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर स्लैश इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स या करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। बहुत ही सिंपल है, याद करें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, अगर सवाल में दिया हुआ है कि क्लाइंट ने लिया हुआ 10 साल का लोन, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो लोन के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है करंट पोर्शन और एक होता है नॉन करंट पोर्शन। एक होता है शॉर्ट टर्म पोर्शन और एक होता है लॉन्ग टर्म पोर्शन। इस तरह कोई एसेट भी हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक शॉर्ट टर्म रिसीवेबल है, एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है। तो वन सेकंड, ये रिस्क क्या है? अगर इस तरह के आइटम्स आपके पास मौजूद है बैलेंस शीट के अंदर, तो सिंपल देयर इज द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन। ये जो वर्ड क्लासिफिकेशन है, ये भी आगे हम कवर करेंगे अंडर द लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। ठीक है जी, पूरा सिलेबस लिंक्ड है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चीजें अपने आप समझ आती जाएंगी। ठीक है जी। नंबर 28, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। सर, कंपनी ने एसेट बेचे, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? कोई मसला नहीं है। रिस्क इज ऑलवेज नेगेटिव। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोग से, इस टॉपिक में जो रिस्क है ना, रिस्क इज ऑलवेज नेगेटिव, व्हाट कैन गो रॉन्ग। इस टॉपिक का माइंडसेट क्या है? अकाउंट्स में क्या भंड हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द एफएस, चाहे वो P&L में हो या बैलेंस शीट में हो या दोनों में हो या डिस्क्लोजर में हो। ठीक है जी। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या रिस्क है जी? देयर इज अ रिस्क ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। आपने एसेट के डिस्पोजल पर जो प्रॉफिट निकाला है, जो कैलकुलेट किया है, वो अगर आपने एक्यूरेटली नहीं किया तो क्या होगा? लीडिंग टू प्रॉफिट बीइंग ओवर और अंडर स्टेटेड। या तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा या अंडर स्टेट हो जाएगा। आगे चलें,
29, एबनॉर्मल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर। हम जब एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, हम जब किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो गेन लॉस होता है। मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर एसेट की यूजफुल लाइफ लेट से 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, और अगर हमने 6 साल पूरे कर लिए मेरा बच्चा, और अगर 6 साल बाद एसेट को डिस्पोज ऑफ करोगे तो गेन लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन लॉस नहीं होगा। अगर सवाल में लिखा हुआ है, इसके सवाल में, कि हमने एसेट बेच दिया लेट से 3 साल के अंदर और एबनॉर्मल गेन लॉस हुआ है, एबनॉर्मल गेन लॉस का मतलब क्या है? और एक और सवाल है, अगर लाइफ उसकी 5 साल है, तुमने 3 साल में क्यों बेचा है? अब ये 2-3 बातें आ रही हैं, आओ पढ़ते हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ अनरीजनेबल डेप्रिसिएशन पॉलिसी। जी, रिस्क इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर एबनॉर्मल गेन लॉस आ रहा है तो आपने 3 साल में एसेट क्यों बेचा है? लाइफ तो उसकी 6 साल है, 6 साल बाद बेचते, तो 6 साल बाद बेचते तो गेन लॉस होता, तो नॉर्मल होता, तो एबनॉर्मल नहीं होता। इसका मतलब है दादा प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बार बार अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं आप। देयर इज अ रिस्क ऑफ अनरीजनेबल डेप्रिसिएशन पॉलिसी, जो कि बेसिकली अकाउंटिंग एस्टीमेट का मसला है, ये पॉलिसी का मसला नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट का मसला है। ठीक है जी, मैं स्ट्रेट लाइन से जा रहा हूं उस पर, आरबीएम मेथड पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। मैं लाइफ 4 साल दी, अब 8 साल कर रहा हूं, 8 साल दी, अब मैं 2 साल कर रहा हूं। ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ठीक है, आगे 16 को जरा ब्रशअप कर लें। देयर इज अ रिस्क ऑफ अनरीजनेबल डेप्रिसिएशन पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टीमेट लीडिंग टू बोथ पीपी एंड प्रॉफिट बीइंग अंडर और ओवरस्टेटेड। चूंकि दोनों पर इंपैक्ट आएगा, लिहाजा दोनों वर्ड्स आएंगे, और ये दोनों इंपैक्ट आएंगे, ओवर स्टेटमेंट भी, अंडर स्टेटमेंट भी। नंबर 30, द कंपनी हैज बोथ ओन्ड एंड रेंटेड एसेट्स। सवाल में लिखा हुआ है कंपनी के पास कुछ एसेट्स अपने ओन्ड हैं और कुछ अपने रेंटेड हैं। चलिए आप अपने पर एग्जांपल रख के सोचें, कुछ एसेट आपके ओन्ड हैं, कुछ आपके रेंटेड हैं। मुझे पता है रिस्क क्या होगा। विल यू शो योर ओन इन रेंटेड एसेट्स, और देयर इज अ रिस्क ऑफ शोइंग रेंटेड एसेट्स एज योर ओन एसेट्स। जी हाँ, ओन को रेंटेड में दिखाने का रिस्क नहीं है। रेंटेड को अगर ओन में दिखा दिया तो ओन एसेट क्या हो जाएंगे? ओवर वैल्यू हो जाएंगे, और रेंट गायब हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। द कंपनी हैज बोथ ओन्ड एंड रेंटेड एसेट्स। देयर इज अ रिस्क दैट इफ रेंटेड एसेट्स आर क्लासिफाइड एज ओन्ड एसेट्स देन एसेट्स विल बी ओवर वैल्यूड एंड प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। ये मैंने 2 जुमले अलग कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप इकट्ठे लिख लें। बोथ एसेट्स एंड प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेंटेड एसेट को ओन्ड में दिखा दिया तो ओन्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जो रेंटेड में गायब कर दिए तो पीएनएल से तुम्हारा रेंट गायब हो गया। जब पीएनएल से रेंट गायब हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो जाएगा। ठीक है जी हजरात, ये हमने मुकम्मल कर लिए 30 पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड।